जय हिंद। सबसे पहले तो हम लोग एक इंडियन है, उसके बाद एक टीचर है। तो पहले हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये बता देते हैं कि चाइना पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, सर गलवान के एरिया में अभी क्या इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद बताते हैं कि ये बेरोजगार स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है। तो पहले देखिए, चाइना जो है वो बहुत एग्रेशन करना चाह रहा है इंडिया की ओर, लेकिन इंडिया ने बहुत सख्ती से इसे रोका है। अभी हालिया में देखेंगे पहले पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को एक सैटेलाइट इमेज चाहिए था कि इंडिया क्या क्या कर रहा है उसके एरिया में, या फिर वो इंडिया पर नजर रखना चाहता था। तो उसके पास तो सैटेलाइट है नहीं, उनकी इतनी भी क्षमता नहीं है आज़ादी से लेकर आज तक की एक सैटेलाइट बना सके, और हम लोग दुनिया के दूसरे सैटेलाइटों को छोड़ रहे हैं हम लोग। तो उसको चाइना से सैटेलाइट इमेज मांगना पड़ा। तो चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती देखिए कि वो फोटो भी फ्री में नहीं दिया, वो फोटो का भी पैसा लिया, बेचा है कि लो ये फोटो लो, ये हाल हो गया है। और उसके बाद भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, वो जीपीएस टेक्नोलॉजी छोड़ दिया है। देखिए जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पूरे ग्लोब पे ये नजर रखता है, आपके पोजीशन को बताता है। आप लोग भी इसका यूज किए होंगे। ये 31 सैटेलाइट्स का एक समूह है जिस अमेरिका ने इसे बनाया। जबकि अन्य देश भी हैं जो अपना अपना एक सिस्टम बनाती है, जिसमें आप अगर देखेंगे यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने मिलकर अपना गैलीलियो सिस्टम बनाया है। रूस ने अपना जो बना के रखा है उसका ग्लोनास है, वो उसका है। और चाइना ने जो बना के रखा है उसका नाम है बाइडू। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई साहब हम लोग एक जीपीएस को नहीं यूज करेंगे, बाइडू को यूज करेंगे। तो यूज करो भाई, कोई क्या दिक्कत है। बाइडू पहले चाइना भर ही देखता था, उसके बाद वो इंडिया उसके अगल बगल भी देखना चालू किया। अभी वो एशिया का पूरा एरिया और अगल बगल के एरिया को देखता है। अभी भी सबसे जबरदस्त में तो जीपीएस ही है, लेकिन पाकिस्तान का काम हो सकता है बाइडू, क्योंकि सुबह से शाम तक उसको यही सोचना है कि हम कश्मीर में कैसे घुसे। और भारत अभी मंगल पर पहुंच गया, अभी आगे तैयारी कर रहा है। तो खैर इन लोगों को पाकिस्तान की बात करना मतलब समय की बर्बादी। अभी चाइना को लेकर जो नया इंसिडेंस हुआ वो पेंगसो लेक को हुआ है। ये पेंगसो लेक जो है ये चाइना से ओरिजिन होती है इस साइड से, और ये इंडिया तक आती है। इसके आधे एरिया से में चाइना का, तो इधर वाला तो चाइना का है, लेकिन 1962 के बाद भी चाइना ने इधर कब्जा कर लिया था। और मेन जो विवाद था वो फिंगर्स को लेकर था। इंडिया कह रहा था कि भाई हम यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे फिंगर 8 तक। चाइना ने ढकेल के कहा कि नहीं, आप फिंगर 4 से ज्यादा मत आइए। और रियल में भी है कि चाइना ने यहां से ढकेल के यहीं पे अपना बना लिया है अपना अड्डा, कि यहां से पीछे नहीं हट रहा है। तो भारत ने भी इस बार उसको धो दिया, वो नॉर्दर्न एरिया में घेरते रह गया। हम लोग नीचे से घुस गए उसके एरिया में। वो 4 किलोमीटर घुसा था, हम लोग 8 किलोमीटर तक के एरिया को डोमिनेंस करके यहाँ पहाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं। देखिए ये जो पेंगसो लेक है, चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई कि यहाँ जो फिंगर 4 वाला एरिया था, भारत कहता है कि भाई आप फिंगर 4, हम लोग जाएंगे फिंगर 8 तक। फिंगर यहाँ छोटे छोटे पहाड़ियों को फिंगर कहा गया है। तो भारत कह रहा है कि हम फिंगर 8 तक जाते हैं। चाइना ने कहा कि नहीं, आप फिंगर 4 से आगे नहीं जा सकते। तो चाइना मेन यहीं पे आके खड़ा कर दिया। लेकिन जितने विवाद थे वो इस झील के नॉर्दर्न साइड में थे। अब भारत को जो खुफिया खबर मिली थी वो ये मिली थी कि चाइना जो है अब साउदर्न पार्ट से भी इस एरिया में आएगा। अगर साउदर्न पार्ट से आ गया तो एक दिक्कत हो जाएगा। हमें यहाँ चुशुल एक सेक्टर है, जितनी भी बैठक हुई थी वो चुशुल सेक्टर में हुई थी। और यहाँ एक एयर स्ट्रिप भी है, एक हवाई पट्टी भी है, एक इमरजेंसी में यहाँ से जहाजें उड़ान भर सकती हैं। चाइना ने क्या किया, इस एरिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, जिसे ब्लैक टॉप, जिसे काला पहाड़ कहते हैं, यहाँ पर इसने सर्विलांस के लिए कैमरे वगैरह को फिट कर रखा था। और वो चाहता था कि इस झील के साउदर्न पार्ट से आकर अब इस पर क्या करे, सेना की कार्रवाई द्वारा चढ़ जाए। और अगर ये इस पर कब्जा कर लेता, तो पहले तो निगरानी कर ही रहा था, अब यहाँ से सेना को भी डोमिनेट कर देता इस चुशुल वाले एरिया में, क्योंकि इस एरिया में सबसे ऊंचा जो पहाड़ था वो ब्लैक टॉप था। लेकिन भारतीय सेना को इसकी खबर पहले मिल गई, यहाँ से भारतीय सेना इसके ऊपर चढ़ाई कर दिया। और इसके बाद इस एरिया में जितना कैमरा उमरा था तूर तार के रख लिया गया, और यहाँ पर जो सेना है उसको ला दिया गया। इसके बाद चीन भभकी देने के लिए उधर से कुछ फौज को बुलाया था, तो भारत ने भी इस साइड से फौज को यहाँ पे लगा दिया। अब चाइना फंस गया है। अब भारत कह रहा है एक काम कीजिए, आप यहाँ से पीछे हट जाइए, हम यहाँ से पीछे हट जाएंगे। आप भी मत हटिए, हम भी नहीं हटते हैं, हम तो वैसे ही भी हाइट पे हैं। अब यहाँ हाइट पे लगाने से फायदा क्या है कि इसके नीचे कुछ भी होगा सब दिखेगा। चाइना यहाँ से टैंक भेजा है तो हम लोग भी यहाँ से टैंक भेजे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उनके टैंकों को इस पहाड़ के इस साइड नहीं दिखाई देगा। और भारत ने इन पहाड़ों के ऊपर एंटी टैंक अपने गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लगा दिया। ये फिंगर वाले एरिया में इस हाइट का फायदा उठा रहा है चाइना, कि वो इस हाइट पे आ गया है। तो भारत ने भी दिमाग लगाया, तुम उधर हाइट का फायदा उठा दोगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एरिया से उठ के और ब्लैक टॉप के ऊपर हम भी चढ़ के यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब ये आप खुद देखेंगे, ये ब्लैक टॉप जो पहाड़ है इस एरिया का सबसे ऊंचा है। अब यहाँ आने के बाद चाइनीज टैंक वहाँ रह के क्या कर लेंगे, वहाँ से यहाँ से तो हम लोग आराम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द्वारा उसको हम आराम से ध्वस्त कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से एक सड़क गुजर रही होगी, ये सड़क हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये सड़क सीधी जाती है हमारी एयर स्ट्रिप के पास। यहाँ देखिए चुशुल के पास यहाँ एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, हवाई पट्टी,
हम इसकी भी रक्षा कर सकते हैं इस ब्लैक टॉप माउंटेन के ऊपर के बाद से। तो यहाँ से हम लोग को आ जाने से फायदा ये हो जाएगा कि ये पहाड़ी इतना ऊंचा है कि इसके उस पार से देखना चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा। कैमरा वगैरह तो हम लोग इसका तोड़ ताड़ दिए लोग। चाइना अब बौखला के टैंक लगा रहा है, तो भाई साहब टैंक लगाओ, उससे क्या मतलब बनता है? चाइना टैंक लगाया तो इंडिया ने भी टैंक लगा दिया है। हम लोग के टैंक देखिए, चाइना के टैंक थोड़े हल्के हैं, हम लोग के टैंक थोड़ा भारी है, तो ये मूव आराम से कर सकता है, ये उतना मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। तो भारत ने भी पहाड़ी एरिया का फायदा उठाते हुए जो ब्लैक टॉप है उसके ऊपर एंटी गाइडेड मिसाइल लगा के रख दिए हैं सब यहाँ पर। और हम आपको पढ़ाए भी थे, हेलिना, वरुणास्त्र, नाग जैसे मिसाइल तैनात कर दिया। अब एक जनी नहीं बच पाएंगे। अब चाइना परेशान है, वो नर्वस हो गया है, अलग अलग तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। चाइना के दूतावास जो दिल्ली में है वो भारत से कह रहे हैं कि आप हम लोग को आप जबरदस्ती उकसा रहे हैं, हम लोग उकसा रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। अब ये 1962 नहीं है चाइना, ये 2020 है। यहाँ एक एक युवा को जब जरूरत पड़ेगा ना तो हम लोग कलम छोड़ के तुमको थूरने के लिए हम लोग अपनी सेना के पीछे हम लोग भी हथियार उठा सकते हैं। चाइना याद रखना 62 नहीं है, जो बार बार कहते हो कि भारत को 62 नहीं भूलना चाहिए, और तुम सही बोलते हो कि हम हिंदुस्तानियों को 62 नहीं भूलना चाहिए, और हम 62 का बदला लेंगे, आज नहीं तो कल, ये बात की गारंटी है। चाइना की धमकी को भारत ने नजरअंदाज करते हुए चाइना जो अपना दादागिरी दिखा रहा था इस एरिया में, साउथ चाइना सी में, तो साउथ चाइना सी में आपको पता ही है कि यहाँ अमेरिका बड़ी ज्यादा इंक्रोच कर रहा है। तो भारत ने भी अपने नेवल वारशिप को बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन से डिप्लॉय करके अब दक्षिणी चीन सागर की ओर भेज रहा है ताकि चाइना पे दबाव बना सके। अब चाइना बहुत बेहतरीन ढंग से फंसता दिख रहा है। वही बात करेंगे चाइना का जो ये ताइवान है, तो हम आपको ताइवान का पूरा हिस्ट्री बताए हुए हैं, आप भले चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चाइना है ये ताइवान, तो ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान ने क्या किया है, चाइना का विरोध दिखाते हुए एकदम इन दोनों में एकदम रिश्तों में खटास आ गया है। इसने अपने पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम हटा दिया है, अब केवल ताइवान लिखा हुआ है। ताइवान कहता है कि ये चाइना पूरा मेरा है और चाइना कहता है कि छोटको मेरा है। तो ताइवान को भी अब सोचना चाहिए कि भाई साहब अब इस पे कब्जा करना नामुमकिन है, अपने एक स्वतंत्र देश के रूप में वजूद बनाए रहिए। और अमेरिका, भारत और बाकी पश्चिमी देश हैं ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत अभी भी उस ढंग से साथ नहीं खड़ा हो पाता है ताइवान के, जिस ढंग से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। इधर विगत वर्षों में बहुत सारा डेवलपमेंट देखा गया है। अभी मोदी जी ने भी मतलब अपने नीतियों में इस बात को लाया कि हमें ताइवान को तवज्जो देना है, लेकिन उस तरह से तवज्जो देना चाहिए जिस तरह से वो पाकिस्तान को देता रहता है। लद्दाख के हालिया घटना को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि भाई साहब अब हम लोग को अमेरिका ने एक सुझाव दिया है कि जो क्वाड ग्रुप है जिसमें बेसिकली 4 देश है, इंडिया आ जाता है यहाँ से, यहाँ जापान, ये अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को मिलाकर एशिया पैसिफिक के रीजन को मिलाकर एक नाटो जैसा संगठन खड़ा करना है। नाटो जो संगठन है मेनली वो अटलांटिक संगठन है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको का जो एरिया होता है और यूरोप, इन लोग का एक सैन्य संगठन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 देश है। इनके में एक संविधान में है, इनका जो एक समझौता है कि हम 30 देश भले किसी पे हमला करें वो अलग मैटर है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश ने हम 30 में से किसी एक पर हमला किया तो हम 30 मिलकर मारेंगे। इसलिए नेटो देश के जो 30 देश है उस पर कोई हमला नहीं करता है। भारत नेटो का सदस्य नहीं है, चाइना भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है नेटो का सदस्य। तो वो लोगों ने कहा कि भाई आप लोग ये क्वाड ग्रुप है, इसको नेटो के तहत एक म्यूचुअल आर्मी का एक ग्रुप बना लीजिए, इससे फायदे भी होंगे और घाटे भी होंगे। तो इसमें कुछ फायदे होंगे, क्या घाटे होंगे इसको समझते हैं। पहले हम लोग फायदा समझ जाते हैं। फायदा ये होगा कि हमसे कोई वार नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अगर हम लोग इस संगठन क्वाड ग्रुप बना लेंगे तो क्वाड ग्रुप में अमेरिका भी रहेगा। अब फायदा कैसे होगा कि अगर अमेरिका अमेरिका रहेगा यहाँ से, तो अमेरिका रहेगा, यहाँ इंडिया रहेगा, यहाँ जापान है और ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम ये चारों ग्रुप मिला लिए तो हम पे अगर इधर लद्दाख, गलवान या इधर से चाइना कभी भी अटैक करता है तो जेनविन है अमेरिका बचाने आएगा, युद्ध में कूदेगा ही, भाई समझौता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक फायदा होगा कि हम वार हमसे कोई लड़ेगा नहीं, और लड़ेगा तो मर के जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि हमें बार बार हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमरजेंसी में, कि नहीं अभी चाहिए हथियार। देखिए ना गलवान की जब से इशू हुआ है तो हथियार ज़्यादा खरीदने पड़े। दूसरा क्या है कि हमको टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगी, कि जब हम लोग एक समझौता कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बच जाएगी। जापान को देखिए, अमेरिका ने 1945 में 2 बम फेंका, बाद में जब जापान ने समझौता कर लिया अमेरिका से कि हम अपनी फौज ही नहीं रखेंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको हमारी रक्षा करना पड़ेगा। तो जापान से अमेरिका के बीच में समझौता हो गया। यह समझौता जापान से उसका 1951 में ही हो गया था कि भाई हम तुम पे कोई भी हमला करेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए जापान कभी भी अपनी सेना के लिए टेंशन लेता ही नहीं है, और वो पूरी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गया। तो आप भी देखिए परमाणु हमला झेलने के बाद भी आज जापान कहाँ है। और ऐसे ही समझौता उसने 1953 में कोरिया के साथ किया था, दक्षिणी कोरिया के साथ।
तो वो कह रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा समझौता कर लीजिए। तो ये एकदम परफेक्ट बात है कि अगर ऐसे समझौते हो गए तो हम लोग की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी जाएगी। अभी -23 में जो घुस गई इकोनॉमी वैसा दिक्कत नहीं आएगा, तो ये तो प्रॉफिट है। लेकिन देखिए, करीब का फायदा से अच्छा है दूर का घाटा देखना चाहिए। निगेटिव क्या क्या रहेंगे, हम लोग को एक्स्ट्रा वार झेलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वार क्या है कि ये नाटो का कोई भी सदस्य, नाटो की अगर हम बात नहीं करते हैं, हम लोग को तो क्वाड ग्रुप का मेंबर बनाने की बात की गई है। तो क्वाड ग्रुप में अमेरिका भी आ जाएगा वहां पर उस तरह से। तो पता चला अमेरिका किसी से भी युद्ध लड़ा तो चलो भाई उसके पीछे पीछे हमको भी लड़ना है। कभी मान लीजिए इससे क्या होगा कि हम वो कहीं भी उलझेंगे से तो हम लोग को भी उलझना पड़ेगा। और हम लोग की नीति तो जानते हैं, हम लोग को युद्ध करना नहीं है, तो हम लोग को करना नहीं है। उन लोग के ग्रुप में रहेंगे तो बार बार उनसे लड़ते रहिए उनके पीछे पीछे, तो एक एक्स्ट्रा वाल झेलना पड़ेगा। दूसरा, रसिया से हम लोग का संबंध अच्छा है। हम लोग की मिलिट्री की लगभग 80% चीज़ें रसिया से आई है। अगर हम लोग क्वाड ग्रुप में चले जाते हैं तो इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और हथियार इतना ज़्यादा चेंज करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे सब, और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हालांकि मिस्र जो था एक बार ऐसे सिस्टम को चेंज किया था, मिस्र पहले रसिया के फेवर में था, उसके बाद अमेरिका में चला गया। और ऐसा भी हो सकता है कि एक चाइना जो और रूस जो है ये मिलकर एक नया ग्रुप बना दे, जिसमें रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सब का एक अपना एरिया, एक अपना ग्रुप बन सकता है इसके खिलाफ में। तो हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ घाटे भी हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छा क्या रहता, भारत ना क्वाड ग्रुप से समझौता करता और ना अमेरिका से, वो एक बढ़िया से समझौता कर लेता। किसके साथ? तो जापान के साथ और कोरिया के साथ। इससे फायदा क्या होगा, जापान और कोरिया के साथ अगर भारत समझौता कर लेता है म्यूचुअल, कि आप पर हमला होगा तो हम समझ जाएंगे, हम भी आएंगे, हमारे पे होगा तो आप भी आइएगा। इससे फायदा कि ये तीनों देश की एक विदेश नीतियां लगभग सेम है। और अगर देखिए ध्यान से, अगर यहां से हमारे ऊपर चाइना ने हमला किया तो मजबूरी में हम जापान और कोरिया से हम लोग का समझौता है तो आएंगे, तो यहां से जापान भी आएगा मदद के लिए और यहां से कोरिया भी आएगा मदद के लिए। और गलती से चाइना ने जापान और कोरिया पे हमला किया, क्योंकि ये हमला करने आएंगे तो ये आएगा ही, तो गलती से अगर इन पर हमला किया तो इनका तो पहले से समझौता हो रखा है अमेरिका से। अब अमेरिका को हम लोग न बुलाते हुए भी अमेरिका हमारे साथ आने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हमने तो बुलाया था दक्षिणी कोरिया को, जापान को, और जापान पहले से समझौता किया वहां से। तो हम लोग को इस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे हिसाब से अमेरिका वाले में उतना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये युद्ध झेलते रहता है। तो इसकी वजह से हम लोग का अरब देशों से भी रिलेशन चेंजिंग हो सकते हैं, जैसे ईरान वगैरह को लेके, क्योंकि ईरान को लेके तो हम लोग तो न्यूट्रल रहते हैं लोग, तो इधर से समझौता कर लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे इस पर गवर्नमेंट क्या लेती है, देखिए गवर्नमेंट भी इस पर डिसीजन लेगी बड़ा सोच समझ के, कि उसे रसिया को भी इग्नोर नहीं करना है, अमेरिका को भी इग्नोर नहीं करना है। बॉर्डर उस पार हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। और बॉर्डर के अंदर देखेंगे ना देश में, तो देश के अंदर स्टूडेंट के लिए भी दो दुश्मन खड़े हैं, एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। देखिए एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को जो आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं युवा। एक बार बिगड़ गए समझना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है, और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना, तो फिर इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे, आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी, हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पर हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना, तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना, तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं रोक पाएगी। आपके सामने यहाँ देखिए, ये रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का, डेट देखिए, लास्ट डेट था उसको 31 मार्च 2019 को भरने का, डेट खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, 500-500 रुपए ले गए। लगभग 2,80,00,000 लड़कों ने एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का टोटल फॉर्म मिला के भरा था रेलवे में, इतना लंबा फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 500 का गुणा कर लेते हैं तो आपको यहाँ देख लीजिए अमाउंट मिल जाता है आपको 14 अरब का। इतना अमाउंट रेलवे ने इनडायरेक्टली लड़कों से रख लिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या होगा। अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इनके पास 28 करोड़ का तो ब्याज आ गया, गरीब बच्चों से ले लिया। कई लड़के ऐसे हैं कि
इतना लेट हो गया है फॉर्म भरे कि कई लड़कों का फॉर्म भुला गया है, जहाँ वो भरे थे सब वो खोजता है सबकी। रेलवे का हम फॉर्म भरे थे 2019 में, 2 साल हो रहा है अब हमें पता नहीं कहाँ है फॉर्म। हाल ये हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्म भरेगा ना तो उसका बच्चा आके उस फॉर्म की जगह पे एग्जाम दे देगा, ये हाल कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमसे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के आते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है, यहाँ तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा, कहाँ से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे सब। कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है ये सब चीज़ों का? आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है? एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है, स्टूडेंट भी, और ट्विटर पे दिखा दिया था और इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला। उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग, ये आप लोग का ये सब का बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे और कब जॉब होगा, कब नहीं होगा, हम क्या करें, फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा। कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही हैं सब, उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए? आप देखे होंगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोंट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले, आपके खानदान का बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब। वहाँ पर एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है, जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहाँ किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरियाँ हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब। टीचरों ने जब इसका आवाज उठाया, स्टूडेंट ने आवाज उठाया, तो गजब गजब कमेंट आ रहा है। कमेंट क्या आ रहा है कि भाई साहब जनसंख्या जिम्मेदार है, तो जनसंख्या जिम्मेदार है तो जनसंख्या हम कंट्रोल करेंगे, हम गाँव गाँव टार्च लेके घूम घूम समझाएं कि भाभी 2 गो लड़का हो तो मार के भगा देंगे सामरा के, तो कौन सी होता है। इनसे कहिए ना मोदी जी से कि आप जैसे 370 हटा दिए, बहुत अच्छा, हम सैल्यूट करते हैं कि आप जैसा दिलेर था जो 370 हटा दिया। जीएसटी कोई नहीं पा रहे, आप भी लाइए, 2 मिनट में जाइए लाइए। जैसे नोटबंदी हुआ था, रातों रात कहिए मित्रों कल से नियम आ गया कि 2 बच्चे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, जिसका 2 बच्चे से ज्यादा हुआ उठा के लेके चल जाएंगे फौज में, नाम पता भी नहीं बताएंगे। आप करिए ना, चाइना ने किया कि नहीं किया कि खाली यहाँ के कमेंट करना, हम करेंगे जनसंख्या कंट्रोल, हमारे बस में कौन चाहिए कि हम जनसंख्या कंट्रोल कर देंगे। हम जाएंगे कोनो को समझाने, हमरा भगा देगा, मास्टर हो पढ़ाओ, हमरा सिखाएगा कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा। ये गवर्नमेंट का काम है जनसंख्या कंट्रोल करना। यहाँ पे इनके आदमी मोदी जी का इतना इज्जत है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या आप बोलिएगा कि हम लोग देसी नस्ल का कुत्ता पाले लोग? हद है भाई साहब, वो देसी नस्ल का कुत्ता 6 महीना बाद खौरा जाएगा, कोनो एन्ने ओन्ने मोहल्ला में घुस जाएगा कुतिया के चक्कर में, तो कोनो दूसर कुत्ता होकर काट देगा तो एक और सड़ जाएगा, लगेगा झाड़ने। ये काम बचल है यहाँ। तो भाई साहब
ऐसे ऐसे गरीब लड़के बैठे हैं कि जिनके दादा दादी के लिए बुढ़ापा में दवाई का पैसा नहीं है, वो कौन सी कुत्ता पालेगा। हम भगवान से भी कहते हैं भगवान मौत को ना जल्दी भेजा कर गरीब के घर में, बेचारे के कफन का पैसा खर्च हो जाता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। किसको आदमी बोलेगा यहाँ पर, ये बोलते हैं, ये बोलने रहते ना ये राहुल गांधी कि देसी नस्ल का कुत्ता पालिए, तो अभी तक लोग इनको कुत्ता बना दिया रहता लोग यहाँ पर। लेकिन आपकी कितनी इज्जत करते हैं लोग। हम लोग आपका प्रेम से विरोध कर रहे हैं, हम आपका विरोध थोड़े कर रहे हैं, हम लोग रेलवे और एसएससी का विरोध कर रहे हैं। आप किससे कहेंगे, लोग कर रहे हैं लोग कि 70 साल से तुमको नौकरी मिल गया था। ठीक है भैया, हम गलत हैं, ठीक है मानते हैं। मोदी जी आप ऐसे ही एक बार हाथ उठा के ना भाषण दे दीजिएगा कि हम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। अब फिर देखिएगा वीडियो पे कमेंट ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि रोजगार में कमी आई है। तो ये हम लोग किससे मांगेंगे, 6 साल से गवर्नमेंट इनकी है तो हम किससे मांगेंगे। हम तो रेलवे और एसएससी को जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ठीक कौन करेगा। नेहरू से जाके बोले कि उनको उठाएं, अस्थियां निकाल के कि उठिए ठीक कीजिए। अब भाई जो है उसी को नाम बोलेंगे लोग, लेकिन हम लोग को पगला जाते हैं लोग। न्यूज चैनल खोलो तो एगो में मौलाना बैठल रहेगा, ये कौन से न्यूज वाला ऑस्ट्रेलिया से एगो मौलाना को उठा के लाया था सब, और वो कह रहा था कि वैक्सीन मत लगाइए ये हराम है। अरे चोट्टा कहीं का, तू पैगंबर बनल है कि हराम है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मौलाना उठा ला रहा है सब, यहाँ विद्यार्थी मर रहा है सब, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। न्यूज चैनल खोलो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पगला जाएंगे। न्यूज चैनल ऐसा लगता है ना जैसे हम एक कमरा में बंद है, आगे कांग्रेस बीजेपी, हिंदू मुसलमान, रिया चक्रवर्ती। अरे बाप रे, आप अगर कॉपी कलम लीजिएगा ना तो 5-6 टॉपिक आपको मिलेगा। इस देश में जो मुद्दा अच्छा है, एगो हिंदू मुसलमान खतरे में आ गया यहाँ पर। अरे भाई साहब, धर्म को, सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, पता नहीं कहाँ से खतरे में आ जाएगा। यहाँ रोजगार खतरे में है और बेरोजगार आदमी ही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन आप बताइए ना, बेरोजगार आदमी मजबूरी में चाइना का सामान खरीदेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या आप इंडिया का सामान खरीदेगा मजबूरी में चाइना का। आप बताइए ना, कोई बढ़िया आदमी चाइनीज मोबाइल लेता है, वो एप्पल खरीदेगा आपका, और जो जिसके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार, वो कौन सी लेगा, चाइनीज मोबाइल लेगा। तो मजबूरी में हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि आप चाइना का लीजिए। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। एक तो न्यूज आया, सुन के तो हमारा दिमाग अजीब हो गया भाई साहब, एक से एक विचित्र प्राणी है। मोदी जी के वीडियो पे जो डिसलाइक हुआ है ना, वो इंडिया से डिसलाइक नहीं हुआ है, तुर्की से हुआ है। और ये भाई साहब कौन आदमी बताया, आप ये बता सकते हैं कि किसने सब्सक्राइब किया, किसने कमेंट किया, लेकिन लाइक डिसलाइक क्यों नहीं बता सकता है। आप ऐसा जवाब दीजिएगा लोग तो मन करता है कभी माथा फोड़ ले हम अपन। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है और ना ही किसी पार्टी से। हम बस मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों को सुधार दीजिए। ये सब जो है सब ना, रेलवे एसएससी पाकिस्तान और चाइना का रूप ले लिया है सब, आप सुधार दीजिए। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि हाँ मैं भी चौकीदार, आज हर स्टूडेंट, हर टीचर क्या कह रहा है कि हाँ मैं भी बेरोजगार। और आप लोग इसको लगाइए और तब तक लगाइए जब तक ये दोनों सुधर नहीं जाते हैं, रेलवे एसएससी। हाँ मैं भी बेरोजगार, हर एक टीचर, ये टीचरों ने जो मुहिम शुरू किया है, हम सारे टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग साथ में खड़े रहे, वरना हम लोग तो अकेले पड़ जाते। आप जितने स्टूडेंट है सब लोग लगाइए हाँ मैं भी बेरोजगार, तब तक लगाइए जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है, क्योंकि रोजगार पाना आपका अधिकार है। और याद रखिएगा, कान खोलकर, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, छीन के लिए थे, चाहे वो रोजगार हो, छीन के लेंगे। कैसे नहीं देंगे ये एसएससी और रेलवे। और हम हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं कुछ, हम लोग का बस 2 मांगे पूरे स्टूडेंट और पूरे टीचर्स का, कि भाई एक एग्जाम को लेकर, एग्जाम आप टाइमली कराइए कि कब एग्जाम लेंगे। जिस तरह से मैट्रिक का एग्जाम होता है, इंटर का होता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि फरवरी मार्च तक में एग्जाम हो जाता है, मई जून में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इन दोनों का नहीं पता है कि रेलवे एसएससी कब एग्जाम लेंगे, कब रिजल्ट देंगे। तो हमको एक टाइमली एग्जाम दीजिए और टाइमली उसका रिजल्ट दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और एक एग्जाम में एकदम फेयर होना चाहिए कि एग्जाम में नकल ना होना चाहिए। सीधे जो आपने नकल वगैरह वाला चीज है, सीधे नियम बने, जिस सेंटर पे नकल करते पाया जाएगा वो इनविजिलेटर है, उनको जेल डाल दिया जाएगा 10 साल के लिए, उस सेंटर को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस सेंटरों वाला कराता है। तो आप फेयर एग्जाम ले लीजिए, टाइमली एग्जाम लीजिए, टाइमली रिजल्ट दीजिए, एक मांगिए। दूसरा कि आप वैकेंसी को इंक्रीज कीजिए, वैकेंसी बहुत, जनसंख्या बढ़ रही है हर जगह है, वो भी कंट्रोल करना जरूरी है, हम कहाँ कर रहे नहीं, लेकिन वैकेंसी को बढ़ाइए और कैलेंडर के साथ वैकेंसी दीजिए कि हर स्टूडेंट को पता चले
चले, हर उस बेरोजगार को पता चले कि अगले 2 साल में कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। जिस तरह से हमको पता है ना कि 2024 में चुनाव होगा, कुछ भी हो जाए 2024 में चुनाव होगा, उसी तरह एक स्टूडेंट को क्यों नहीं पता है कि 2024 में कितनी वैकेंसी आएगी। तो कम से कम आप 2 साल आगे का कैलेंडर निकालिए कि अगले 2 साल तक हमें क्या आएगा, ताकि एक किसान का बच्चा जो है वो ये देख सके कि हमारे घर का इनकम इतना है, 2 साल तक हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। वो चला आता है यहाँ पढ़ने के लिए, पूछता है नौकरी कब होगा, हमसे लड़का पूछता है ऐसे एग्जाम कब होगा, हम जवाब दे देते हैं भगवान को भी नहीं पता है यहाँ पर। हाँ, आप सबसे कहते हैं भाई आप इसको ट्विटर पे एकदम जाइए, ट्वीट करते रहिए, उसे ट्रेंडिंग में बनाए रहिए, वरना फिर आपके लिए कोई दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। और अपनी भाषा का प्रयोग अच्छे से करिए। हम लोग ये जितने भी टीचर लेते हैं, हम कई टीचरों से भी बात किए, वो लोग भी कहे कि देखिए हाँ बहुत सारे लड़कों का सपोर्ट है, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, वो इसीलिए आए हैं, वो अंबानी के लड़का है लोग, उन लोग को नौकरी नहीं चाहिए ना, उनके बाबूजी अंबानी से ज्यादा अमीर है। तकलीफ इस बात का होता है जब देश की जीडीपी -33 में चल जाती है और अंबानी दुनिया के टॉप 10 में चलाता है, तब कहीं ना कहीं एक डाउट होने लगता है। तो आप उन लोग जो डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, किसी दूसरे के लिए आप असभ्य नहीं कीजिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपकी लड़ाई रेलवे एसएससी से, किसी पार्टी से आपकी लड़ाई नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह कहता है तो आप इग्नोर कीजिए, आप अपने मुद्दे पर रहिए। एसएससी ने आपको लेमचूस थमा दिया है कि हम 1 महीने में आपको रिजल्ट क्लियर करके देंगे, लेकिन इससे हटिएगा नहीं। आपका मकसद है एग्जाम टाइमली, रिजल्ट टाइमली होनी चाहिए, फेयर एग्जाम होनी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए और आपका कैलेंडर होना चाहिए। और आप तब तक कहते रहिए अपने नाम के साथ, हाँ मैं भी बेरोजगार, हाँ मैं भी बेरोजगार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी बेरोजगार।